कहीं कुछ अविश्वसनीय जानने की प्रतीक्षा कर रहा है। कार्ल सेगन के इन शब्दों के साथ द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हिंद महासागर के बिसात पर एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे भारत शायद नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन चीन नहीं। तो सवाल ये है कि क्या भारत की ये भूल उसे बहुत महंगी पड़ेगी? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हम बात कर रहे हैं एक छोटे से द्वीप समूह कोमोरोस की। शायद बहुत से लोगों ने इसका नाम भी ज्यादा न सुना हो। हाँ, ये हो सकता है। लेकिन विदेश मामलों पर संसद की एक ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि ये छोटा सा देश भारत के लिए बहुत बहुत जरूरी है और हम यहाँ पिछड़ रहे हैं। तो आज की हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है। हम ORF में छपे एक लेख के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये छोटा सा देश भारत के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है, और चीन वहाँ ऐसा क्या कर रहा है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। और हाँ, जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में ये चर्चा काफी मददगार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कोमोरोस है कहाँ और इसे एक रणनीतिक शून्य या स्ट्रेटेजिक वॉइड क्यों कहा जा रहा है? देखिए, मतलब एक ऐसी खाली जगह जो भारत के लिए खतरनाक हो सकती है। हाँ बिल्कुल। देखिए, कोमोरोस की जो लोकेशन है वो है मोजाम्बिक चैनल के ठीक मुहाने पर। ओके। ये अफ्रीका के पूर्वी तट और मेडागास्कर के बीच का समुद्री रास्ता है और ये कोई आम रास्ता नहीं है। अच्छा। दुनिया का लगभग 30% टैंकर ट्रैफिक यानी तेल और गैस ले जाने वाले बड़े बड़े जहाज 30%? हाँ 30% वो यहीं से गुजरते हैं। ये तो मतलब एक तरह से समंदर का सुपर हाईवे हो गया। बिल्कुल। और उस हाईवे के एक इतने जरूरी मोड़ पर हमारी कोई मौजूदगी ही नहीं है। यही तो विडंबना है। भारत की सागर जैसी रणनीतियां हैं, अब महासागर की बात हो रही है। हाँ, काफी बड़ी बड़ी रणनीतियां हैं। लेकिन कोमोरोस में हमारी मौजूदगी ना के बराबर है और संसदीय समिति की रिपोर्ट इसी कमी को एक रणनीतिक कमजोरी और एक चूके हुए अवसर दोनों की तरह देखती है। मतलब एक तरह की अलार्म बेल है ये रिपोर्ट। हाँ, उनका साफ कहना है कि इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो लोकेशन के हिसाब से इसकी अहमियत तो साफ है, लेकिन क्या वहाँ भारत के लिए कोई आर्थिक मौके भी हैं या ये सिर्फ एक रणनीतिक चौकी की तरह है? यहीं पर तो बात और भी दिलचस्प हो जाती है। कैसे? कोमोरोस की जमीन भले ही बहुत छोटी हो, लेकिन उसका समुद्री इलाका वो बहुत बड़ा है। इसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब EEZ है, हाँ, वो करीब 1,60,000 वर्ग किलोमीटर का है। एक मिनट, इसे आसान भाषा में समझाएं। मतलब ये कितना बड़ा हुआ? आप यूं समझिए कि ये इसके जमीनी इलाके से लगभग 100 गुना बड़ा है। 100 गुना? हाँ, सोचिए किसी का दिल्ली में एक छोटा सा फ्लैट हो लेकिन उसके नाम पर पूरा गुड़गांव शहर हो। कुछ वैसा ही हिसाब है। अरे वाह। और ये समुद्री इलाका खजानों से भरा है। खजाने? जैसे कि सबसे पहले तो मछली। ओके, ये इलाका दुनिया के सबसे बेहतरीन टूना मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक है। अच्छा। कोमोरोस की अर्थव्यवस्था में मछली पालन का बहुत बड़ा योगदान है। देश की कृषि GDP का 24% और पूरी अर्थव्यवस्था का 7.5%। ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, और लगभग 1.5 लाख लोग अपनी रोजी रोटी के लिए इसी पर निर्भर है। और मजे की बात ये होगी कि इस मछली को हम नहीं, कोई और पकड़ रहा होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यूरोपीय संघ और दूसरे एशियाई देश लाइसेंस लेकर वहां से जमकर मछली पकड़ रहे हैं। यूरोपीय संघ के पास तो 40 बड़े फ्रीजर जहाजों का लाइसेंस है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है क्या कि 2021 में भारत कोमोरोस के सामान का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार था, लेकिन मछली पकड़ने का हमारा एक भी समझौता नहीं है। रुकिए, मतलब हम उनसे सामान तो खूब खरीद रहे हैं। हाँ, उनके सबसे बड़े ग्राहकों में से एक हैं, लेकिन जब उनके सबसे बड़े संसाधन मछली से कमाने की बात आती है तो हम कहीं हैं ही नहीं। कहीं भी नहीं। ये तो बहुत अजीब है। एक बहुत बड़ा मौका हमने गवा दिया है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ मछली तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या है? दूसरा खजाना है हाइड्रोकार्बन यानी तेल और गैस। ओके। अभी तक वहां खोज नहीं हुई है, लेकिन भूवैज्ञानिक संकेत बहुत मजबूत हैं। जैसे कि इसकी चट्टानी बनावट पड़ोसी देश मोजाम्बिक के रोवुना बेसिन जैसी है, जहां 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। अनुमान ये है कि कोमोरोस के समुद्री ब्लॉकों में लगभग 7 बिलियन बैरल तेल और 49 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस हो सकती है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी मात्रा है। और जहां इतना बड़ा आर्थिक खजाना हो वहां बड़ी शक्तियों की नजर तो पड़ेगी। चीन इस मामले में क्या कर रहा है? यकीनन वो शांत तो नहीं बैठा होगा। चीन कभी शांत नहीं बैठता।
और यही तीसरा पहलू आता है, महत्वपूर्ण खनिज। क्रिटिकल मिनरल्स। हाँ, आजकल दुर्लभ पृथ्वी तत्व कोबाल्ट, मैंगनीज की मांग बहुत बढ़ गई है। चीन हिंद महासागर में गहरे समुद्र में इन खनिजों की खोज में पहले से ही बहुत आगे है। अगर भारत समुद्री संसाधन प्रबंधन और वैज्ञानिक सर्वेक्षण में कोमोरोस की मदद करता है तो ये हमारे लिए एक रणनीतिक बढ़त होगी। तो आर्थिक मौके तो साफ दिख रहे हैं। अब आते हैं उस पहलू पर जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है, भू राजनीति। जी। लेख में चीन के निवेश की तुलना जिबूती मॉडल से की गई है। ये क्या है? सुनने में तो थोड़ा खतरनाक लग रहा है। ये खतरनाक ही है और इस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। बताइए। जिबूती में भी चीन ने शुरुआत व्यापार के नाम पर की थी। उन्होंने बंदरगाह बनाए, रेलवे लाइनें बिछाईं और फिर धीरे धीरे वही व्यापारिक बंदरगाह चीन के पहले विदेशी सैन्य अड्डे में बदल गया। यानी पहले बिजनेस के नाम पर आओ, कर्ज दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, हाँ, और फिर उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने सैनिक इस्तेमाल के लिए तैयार कर लो। बिल्कुल। कोमोरोस में भी हमें यही पैटर्न दिख रहा है। 2015 से चीनी सरकारी कंपनियों ने वहां बड़े पैमाने पर निवेश किया है। कितना? $149 मिलियन की लागत से मोहेली बंदरगाह बनाया। फिर मोरोनी बंदरगाह के विकास के लिए $165 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट लिया। $165 मिलियन। कोमोरोस जैसे छोटे देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। इस तरह के निवेश के बाद तो चीन का दबदबा बढ़ना ही है। और ये सिर्फ बंदरगाहों तक सीमित नहीं है। चीन वहां सड़कें बना रहा है, समुद्र के नीचे से फाइबर ऑप्टिक केबल बिछा रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहा है। अच्छा। और इस आर्थिक दबदबे के साथ साथ कूटनीतिक स्तर पर भी वो बहुत आगे है। वो कैसे? चीन का कोमोरोस में एक स्थायी दूतावास है, एक राजदूत है, जबकि हमारा दूतावास मेडागास्कर से काम करता है। तो हम एक तरह से दूर के भागीदार हुए। बिल्कुल। तो जाहिर है जिसके लोग जमीन पर मौजूद हैं, रोज मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसी की पकड़ मजबूत होगी। सही बात है। और सितंबर 2024 में तो चीन कोमोरोस संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा भी दे दिया गया। और इन बंदरगाहों का क्या मतलब? क्या इनका कोई और इस्तेमाल भी हो सकता है? हाँ, और इन बंदरगाहों की दोहरे उपयोग यानी ड्यूअल यूज की क्षमता ही असली चिंता का विषय है। ओके। आज जो बंदरगाह व्यापार के लिए दिख रहे हैं, कल वही चीनी जंगी जहाजों के अड्डे बन सकते हैं, ठीक हमारी नाक के नीचे। पीएनए नेवी यानी चीनी नौसेना इनका इस्तेमाल मोजाम्बिक चैनल में अपनी पहुंच और निगरानी के लिए कर सकती है। ये भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। और लेख में डिएगो गार्सिया का भी जिक्र है, जो हिंद महासागर में अमेरिका का एक बहुत बड़ा सैन्य अड्डा है। कोमोरोस की इससे नजदीकी इस मामले को कैसे और जटिल बनाती है? ये इसकी भू राजनीतिक अहमियत को कई गुना बढ़ा देता है। डिएगो गार्सिया इस क्षेत्र में पश्चिमी सैन्य ताकत का केंद्र है। सही। उसके इतने करीब एक संभावित चीनी प्रभाव वाला क्षेत्र होना, ये इसे बड़ी शक्तियों की शतरंज की बिसात पर एक बहुत महत्वपूर्ण मोहरा बना देता है। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। हम सुस्त रहे और चीन ने तेजी से अपनी जगह बना ली। तो क्या अब बहुत देर हो चुकी है? भारत अब कर क्या सकता है? लेख में कहा गया है कि अब कोमोरोस से जुड़ना कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक रणनीतिक जरूरत है। अच्छी बात यह है कि हमें शून्य से शुरुआत नहीं करनी है। अच्छा। भारत के लिए वहां पहले से काफी सद्भावना है। 2019 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कोमोरोस का दौरा किया था। हाँ, मुझे याद है। ये किसी भी बड़े भारतीय नेता का वहां का पहला दौरा था। उस दौरान रक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में 6 समझौते भी हुए थे। और कोमोरोस ने भी उस दौरे पर भारत के प्रति काफी गर्मजोशी दिखाई थी, है ना? बहुत ज्यादा। उन्होंने उपराष्ट्रपति नायडू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रीसेंट से सम्मानित किया। यह दिखाता है कि वो भारत से रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। तो दोस्ती का हाथ तो उनकी तरफ से बढ़ा हुआ है। बिल्कुल। इसके अलावा कोमोरोस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। वो IORA यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का सदस्य भी है। तो हमें बस उस हाथ को मजबूती से थामने की जरूरत है। तो क्या हमारे पास कोई प्रैक्टिकल रोडमैप है? इस दोस्ती को मजबूत करने के लिए हम क्या ठोस कदम उठा सकते हैं? लेख में कुछ बहुत ही व्यवहारिक कदम सुझाए गए हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, वहां जाकर बैठो। यानी मोरोनी में भारत का एक स्थायी दूतावास खोलो। ये सबसे बड़ा संकेत होगा कि हम इस रिश्ते को गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन क्या ये सच में प्रैक्टिकल है? भारत के पास दुनिया भर में सीमित संसाधन है। क्या एक नया दूतावास खोलने से बेहतर ये नहीं होगा कि हम मेडागास्कर वाले दूतावास को ही और मजबूत करें? ये एक जायज सवाल है,
लेकिन दूर से रिश्ते नहीं निभाए जाते। एक स्थायी मिशन होने का मतलब है जमीन पर आपकी आंखें और कान होना। आप रोजमर्रा की राजनीति और अफसरों को बेहतर समझ सकते हैं। चीन की सफलता का एक बड़ा कारण उसका स्थायी मिशन ही है। सही बात है। दूसरा कदम है मछली पकड़ने के समझौते करना, लेकिन सिर्फ लाइसेंस फीस देकर नहीं, बल्कि एक साझेदारी की तरह। हाँ, वहाँ के मछुआरों को ट्रेनिंग और बेहतर तकनीक देकर इसे एक सच्ची साझेदारी बनाए। और समुद्री सुरक्षा के बारे में क्या, जो हमारी सबसे बड़ी चिंता है? वो तीसरा कदम है। कोमोरोस को अपनी समुद्री सीमाओं की निगरानी में मदद करें। उन्हें तटीय निगरानी रडार दें, छोटी गश्ती नावें दें, उनके तटरक्षक कर्मियों को प्रशिक्षण दें। बिल्कुल। इससे वो खुद मजबूत होंगे और भारतीय नौसेना के साथ उनका एक ऑपरेशनल रिश्ता भी बनेगा। यह चीन के कर्ज के जाल वाली कूटनीति का एक अच्छा जवाब हो सकता है। सही पकड़ा आपने। हम क्षमता निर्माण पर फोकस करें, न कि सिर्फ पैसा लगाने पर। और क्या? चौथा कदम है वित्त पोषण का विकल्प देना। चीन की तरह सीधे पैसा देने के बजाय हम अफ्रीकी विकास बैंक जैसे संस्थानों के जरिए वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश करवा सकते हैं। ओके। पांचवा, उन्हें गुरुग्राम में स्थित हमारे IFC-IOR यानी सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र नेटवर्क से जोड़ें। इससे क्या फायदा होगा? ये एक ऐसा मंच है जो पूरे हिंद महासागर में जहाजों की आवाजाही पर नजर रखता है। इससे सबकी समुद्री सुरक्षा बढ़ेगी। और आखिरी कदम है प्रशिक्षण। भारत ने क्वाड का तहत माइट्री नाम की एक पहल शुरू की है। हाँ, जिसमें इंडो पैसिफिक देशों को ट्रेनिंग दी जाती है। उसी पहल को कोमोरोस तक बढ़ाया जा सकता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि कोमोरोस हिंद महासागर में भारत के लिए एक ऐसा रणनीतिक गैप है जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। वहाँ आर्थिक मौके भी हैं, चीन का बढ़ता प्रभाव एक चुनौती भी है, और उसकी लोकेशन उसे हमारे लिए बेहद जरूरी बनाती है। हाँ। और जैसा कि लेख में बताया गया है, हमारे पास जुड़ाव के लिए एक साफ और प्रैक्टिकल रोडमैप भी है। अब बस उस पर तेजी से अमल करने की जरूरत है। और ये विश्लेषण एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है जिस पर सोचना जरूरी है। क्या? जैसे जैसे हिंद महासागर में बड़ी शक्तियों की होड़ बढ़ रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि क्षेत्रीय सुरक्षा का ताना बाना चीन या अमेरिका की बड़ी बड़ी रणनीतियों से नहीं, बल्कि कोमोरोस जैसे छोटे द्वीप राष्ट्रों के फैसलों से तय होगा? हाँ, ये बहुत संभव है कि इस क्षेत्र का भविष्य इन छोटे देशों के हाथों में हो, न कि बड़ी ताकतों की योजनाओं में। हमें उम्मीद है कि ये गहन विश्लेषण उपयोगी रहा होगा। यह विषय UPSC की मुख्य परीक्षा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अगर आपके कोई और सवाल हैं तो कृपया टिप्पणियों में लिखें। इसी तरह की महत्वपूर्ण चर्चाओं से अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।